बाद अब उनको लगता है कि हमें भारत चलना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए भी अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि यहाँ की सारी खबरें जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रही थी। तो महात्मा गांधी तैयार होते हैं और समय है 1915 का। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ में और अन्य सहयोगियों के साथ में वहाँ से यहाँ पर ये मतलब पहुँचते हैं बम्बई बंदरगाह पर, जिसको अपोलो बंदरगाह कहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जो अपोलो बंदरगाह है ये वही बंदरगाह है जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो अब लेकिन 1920 के जो है दशक से इस बंदरगाह को नागरिक जो जहाज़ होते हैं उनके आवागमन पर इस पर रोक लगा दी गई थी 1920 के दशक से। ठीक है, तो ये अपोलो बंदरगाह है जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। तो वहीं पर आ करके महात्मा गांधी जिस जहाज़ से आते हैं उसका नाम था SS अरेबिया, और फिर उनका वहाँ पर पदार्पण होता है भारत देश में, अपनी मातृभूमि पर। और उसके बाद फिर इनका एक बड़ा स्ट्रगल यहाँ भी शुरू होगा। तो बात करते हैं फिर महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए, उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, तो इन्हीं के राजनीतिक गुरु ने कहा था कि जब भारत जाना, देखिए साउथ अफ्रीका और भारत में बड़ा अंतर है, तो यहाँ से तो तुम जा रहे हो, लेकिन जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग प्रकार की होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो गोखले ने कहा था कि जाने से पहले जब आप वहाँ मतलब कि पहुँच जाएंगे तो सीधे किसी भी राजनीतिक जो है गतिविधियों में या आंदोलन शुरू नहीं करना है। सबसे पहले करना है क्या है कि भारत का जो राजनीतिक और सामाजिक वातावरण है उसकी जानकारी के लिए तुमको सबसे पहले पूरा भारत भ्रमण करना होगा। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए फिर महात्मा गांधी जो है पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और बहुत सी चीज़ें ये जानकारी को हासिल करते हैं। अब ये सोचते हैं कि भारत के लिए जो है कुछ किया जाए, मतलब कि भारत में अब कुछ बदलाव अब हो, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आंदोलन अब किए जाएं। तो इस प्रकार से अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसा कि मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो है आश्रम स्थापित किए थे, फिनिक्स आश्रम था, और इसके अलावा जो है क्या बताया था मैंने, टॉलस्टॉय आश्रम भी वहाँ पर स्थापित किया था। तो ऐसे ही 1917 में इन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम स्थापित किया जो है गुजरात में। अब गुजरात में जब ये साबरमती आश्रम स्थापित कर लेते हैं तो वहाँ पर कई सदस्य लोग इसमें शामिल होते हैं और यही सारी योजनाएँ बननी शुरू होती हैं। तो गुजरात में ये आश्रम इन्होंने स्थापित किया 1917 में। अब इसके बाद बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए थे। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को परखना था, क्योंकि खुद को परख लेना बहुत ज़रूरी है बड़ा काम करने से पहले। तो ये तो एक बढ़िया जो है एक तैयारी होती है, एक प्री प्लान होता है। तो महात्मा गांधी ने जो है 3 क्षेत्रीय आंदोलन पहले किए। पहला किया चंपारण में 1917 में। वहाँ पर नील के किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, क्योंकि जो समझौता होता था, ये अंग्रेज़ जो कंपनी होती थी ये वहाँ के किसानों से, जिनको निलहे कहते हैं, उनसे ये समझौता करते थे और बाकायदा जो किसान होते थे उनसे जो है अंगूठा भी रखवाते थे, तो अनुबंध होता था। बाद में अंग्रेज़ों जब ये नील यहाँ से जाना भारत के बाहर बंद हो गया तो कंपनी ने ये प्लान बनाया है कि इस अनुबंध को तोड़ने के लिए इन किसानों से जो पैसा हम दे चुके हैं इनको उनसे वापस लिया जाए। तो इस बात को लेकर के वहाँ पर आंदोलन किया महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था चंपारण, और इनको इसमें सफलता मिली। अब इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी ने 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर के वहाँ के मजदूरों ने आंदोलन किया था, उसमें भी इनको सफलता मिलती है। और खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ भी क्या था कि वहाँ के किसानों, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया था तो फसल उतनी बेहतर नहीं हुई थी, तो लगान की माफ़ी को लेकर के वहाँ पर वहाँ के किसान लोग आंदोलन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उनको सहयोग दिया और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी को सफलता मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब इन 3 क्षेत्रीय आंदोलन में जब महात्मा गांधी जो है सफल होते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो योजना बनाते हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर का कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या माहौल क्या बना, देखिए प्रथम जब विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में तो यहाँ और 18 में, और इसी दौरान ये जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे तो इस दौरान यहाँ पर अंग्रेजी शासन ने महात्मा गांधी से ये समझौता किया था, कह सकते हैं आप, कि अगर आप भारतीयों से कहें कि वो युद्ध में शामिल हो जाएं सैनिक के रूप में तो आज़ादी, इस युद्ध के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो
महात्मा गांधी ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, अगर ऐसा है तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात हुई, लेकिन युद्ध खत्म होते ही जो है कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश शासन ने, वो अपने वायदे से मुकर गया और बल्कि उल्टे ही जो रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर भी जो है कैद किया जा सकता था। तो इस प्रकार से ये इतना रॉलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक कानून था जिसको पारित किया। इस बात को लेकर के, और रॉलेट एक्ट का ही जब विरोध हो रहा था तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस घटना से भी व्यथित होकर के, इसके अलावा खिलाफत का मुद्दा भी चल रहा था जो है तुर्की वाला। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में किया गया वादा, ठीक है, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और चौथा है खिलाफत का मुद्दा। इन मुद्दों को लेकर के महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि भारत में महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बड़ी मात्रा में देखी गई। तो 2 साल ये आंदोलन चला, लेकिन 1922 में ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन को स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी को। और जैसा कि मैंने बताया है कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा को बहुत तवज्जो देते थे। अब चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, मतलब कि जो है गोरखपुर में, वहाँ पे क्रांतिकारियों की भीड़ ने, आंदोलनकारियों की भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 जो पुलिसकर्मी थे वो जल करके ख़त्म हो गए, मर गए। तो महात्मा गांधी इस घटना से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। कई लोगों ने इसका विरोध किया कि अरे महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन रोक दिया और बढ़िया चरम पर था। तो ठीक, अब इस पर भी हम एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे कि लोगों ने विरोध किया तो महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया। तो एक बड़ा वीडियो इस पर बन सकता है, बनेगा भी। अब इसके बाद जब आंदोलन रोक दिया तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि अब रचनात्मक कार्यों में अपना दिमाग लगाया। फिर हरिजनों के उद्धार की बात की इन्होंने, ठीक है, ताकि क्योंकि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये भी देखा था कि हरिजनों की संख्या कम है, नीची जाति के लोग बहुत कम शामिल हो रहे हैं। क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के रहते हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन नाम दिया और कोशिश की कि ये लोग भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों। अब इसके बाद बारी आती है 1930 की दांडी यात्रा की, नमक यात्रा की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ये नमक यात्रा की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं। अब आपको बता दूं, ये जो दांडी यात्रा थी ये महात्मा गांधी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की आज़ादी की मांग का ये प्रदर्शन था। ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का ही माना गया था, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसकी जो है कवरेज हुई थी। कई मीडिया वाले भी आए थे और देश विदेश की अखबारों में ये घटना बड़े पैमाने पर छपी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला उठा था, दांडी यात्रा। और इसी यात्रा से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सब बढ़िया चल रहा था। फिर 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता कहते हैं इसको। इस समझौते के तहत महात्मा गांधी जो है ये गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, जो है दूसरे वाले में। लेकिन जब लंदन जाते हैं तो वहाँ पर वो बात नहीं बन पाती है भारत की आज़ादी को लेकर के। तो महात्मा गांधी बड़े ही जो है मायूस होते हैं और वहाँ से मायूस होकर के वापस आते हैं और आंदोलन फिर शुरू करते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं चल पाता है। तो और इसके अलावा 1932 में महात्मा गांधी जो हैं अम्बेडकर से पुनः पैक्ट करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जो है निचली जाति के लोगों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अभी आओ यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, अभी ये वक्त नहीं है बटने का। अगर हम प्रदर्शन कर देंगे कि हम लोग एक नहीं है, संगठित नहीं है, तो ऐसे हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। फिलहाल ये समझौता हुआ और बात शांत हुई। तो इस प्रकार से 1932 में पुनः पैक्ट हुआ। अब बात करते हैं 1937 में चुनाव हुआ तो कई प्रांतों में भारत के सरकारें बनी। ठीक, सरकार बनने के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को भी युद्ध में शामिल राष्ट्र घोषित कर दिया कि नहीं, भारत भी शामिल हो रहा है। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस ने जो है त्यागपत्र दे दिया। और महात्मा गांधी को भी लगता था कि ये सही समय है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में अंतिम और बड़ा आंदोलन करने का, जिसको क्या नाम दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के सामने ये एक बढ़िया मौका था कि आंदोलन शुरू किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हो रही है और ब्रिटेन वैसे भी परेशान है। तो क्यों ना मौका दे करके
ये किया जाए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से नारा दिया कि डू और डाई, और इस प्रकार से ये आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन सारे बड़े लोग जो है गिरफ्तार हो गए थे। तो आम जनता ने इस आंदोलन को हैंडल किया था। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो यही वास्तव में राष्ट्रवाद बन करके उभरा, लोगों के अंदर देश प्रेम, भाईचारे की भावना का संचार हुआ। तो ये सब संभव कैसे हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए पिछले राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का ही ये प्रभाव है कि लोग संगठित हुए। खैर, आंदोलन चला, उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है घोषित किया। पंजाब में और बंगाल पे बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हुए। इस दौरान महात्मा गांधी सब कुछ छोड़ करके नोआखली पहुंचते हैं, जहां पर हिंदुओं की संख्या जो है बहुत कम थी और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो मुसलमानों ने हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार किया। तो गांधी वहां पहुंचते हैं और लोगों में मतभिन्नता खत्म करने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ में पूरा नोआखली, पूरा बंगाल जो है पैदल ही घूमते हैं, गांव-गांव जाते हैं और सभाएं करते हैं और लोगों को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं। मामला पूरी तरीके से इन्होंने शांत कर दिया। लेकिन अब विभाजन के बाद उठ गई थी। तो इस दौरान क्या था कि महात्मा गांधी भी जो है बुजुर्ग बहुत हो गए थे, एज हो चली थी, और कट्टरपंथी जो है विचारधाराएं ये दोनों ही पक्षों से बराबर उभर रही थी और दंगों को बढ़ावा दे रही थी। यानी कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हो गए थे, और जो हिंसात्मक हो जाते हैं उन्हें रोक पाना एक बड़ा कठिन काम होता है। तो महात्मा गांधी का तो मुख्य उद्देश्य था, तो वो बंगाल में बहुत दिन रहे और इधर देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, देश आज़ाद हो रहा था। महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं शामिल थे, वो वहाँ पर थे कि दंगा ना हो जाए कहीं, ताकि हिंदुओं को बचाया जा सके। बंगाल में अगर बड़े पैमाने पर दंगा होता तो आपको बता दूं कि पंजाब के दंगे और दुनिया भर में जो दंगे होते आए हैं उनसे भी कई गुना बड़ा ये दंगा होता बंगाल का, क्योंकि बंगाल एक जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र था, आज भी है। तो उसे महात्मा गांधी ने बड़ा योगदान दिया और विभाजन के सख्त खिलाफ थे। जैसा कि लोग कहते हैं नहीं कि विभाजन इन्हीं की वजह से हुआ, और हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते थे। तो नोआखली में क्या कर रहे थे महात्मा गांधी? बड़ा काम किया। जरा इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो बातें निकल के आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या कहूँ मैं, अब चूँकि मेरा मुद्दा तो केवल आज इनके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने बड़ा काम किया। फिर 30 जनवरी 1948 का समय आता है। नाथूराम के द्वारा महात्मा गांधी को दिल्ली में जो है गोली मार दी जाती है, ये कहते हुए कि यह हमेशा हिंदुओं का ही, मतलब मुसलमानों के ही पक्ष की बात करते हैं। तो अब जैसी भी सोच रही हो उसकी गलत मानसिकता थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का जो है देहांत हुआ और उनकी हत्या हुई, मानवता की हत्या हुई, बहुत गलत हुआ। तो अभी तक आपने जो देखा कि महात्मा गांधी ने कहाँ से 1893 से जो है शुरुआत की, वहाँ पहुँचे और अफ्रीका में कैसे किस कदर 21 साल और उन्होंने अपने दिए, और फिर इसके बाद भारत में जो उनका ये समय रहा है, तो इसे हम कैसे भुला सकते हैं? और इसे भुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी की लड़ाई में। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन कैसे बने, संगठित लोग कैसे हों, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। भाई आंदोलन एक अकेले से मतलब नहीं होता है, मानते हैं, लेकिन अगुवा तो कोई ना कोई होता है, तो काबिलियत उसके अंदर होती है। लेकिन काबिलियत तब मायने रखती है जब वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाए, संगठित कर पाए और आदेश करे तो सब तैयार हो जाएं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने बड़ा काम किया, संगठन की भावना का संचार किया लोगों में। 1915 से पहले भी आज़ादी की लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन संगठन जो है नहीं दिखता था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन दिखना शुरू हुआ वो महात्मा गांधी के आगमन के बाद ही हुआ है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में संगठन देखने को मिला भारतीयों का, तो जाकर के ये आज़ादी संभव हो पाई। तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी का अंत हुआ इस प्रकार से, और उनका योगदान मैंने आपको बताया। तो और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आपको हम फिर बताएंगे और फिर आगे